जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अ, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का यूनिट 1 में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, वो सभी टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जैक बोर्ड से है या अदर स्टेट बोर्ड से है, जहाँ पर भी आपका सी प्लस प्लस है चैप्टर के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, इस तरह से अगर चैप्टर है आपका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप सभी लोग अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिए ये सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है हु क्रिएटेड सी प्लस प्लस। हु क्रिएटेड सी प्लस प्लस। तो कौन क्रिएट किया है सी प्लस प्लस को? तो सी प्लस प्लस को क्रिएट किया है बेजर्ने स्ट्रोस्टॉक। बेजर्ने स्ट्रोस्टॉक ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये कहाँ पर किया था? वो बी लैब में किया था, यूएसए अमेरिका में किया था। ठीक है, 1979 में किया था। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ए है। सेकंड क्वेश्चन, which of flowing is called the insertion ऑब्लिक पुट टू ऑपरेटर, यानी कि इसको इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर किसको कहते हैं? तो एक होता है जैसे कि सी आउट के साथ जो यूज होता है, सी आउट के साथ जो यूज होता है इस तरह से, इसको तो हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और सी इन के साथ जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रेशन ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड एक्सट्रेशन ऑब्लिक गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो इसको ये वाला क्या होगा, यानी कि एक्सट्रेशन ऑपरेटर क्या होगा? इस सी इन के लिए जो यूज होता है वो होगा बी। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फ्लोइंग एस्केप सीक्वेंस। व्हिच ऑफ फ्लोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स टैब, यानी टैब को कौन सा एस्केप इक्वेशन सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है? तो स्लैश टी होता है टैब के लिए। स्लैश टी का यूज होता है टैब के लिए होता है, और स्लैश टी का यूज टैब के लिए होता है। इसके बाद ये इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ में से जो कमेंट के लिए यूज करते हैं? तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो ए होता है, ये वाला होता है। डबल बैकस्लैश और कमेंट, इस तरह से आप कोई भी एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मल्टी लाइन के लिए ये होता है, यानी कि एक बैकस्लैश स्टार और फिर आप चाहें तो जितना भी लाइन लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। इसका बाद लास्ट में स्टार और फिर बैकस्लैश इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। तो ये मल्टी लाइन के लिए होता है। और सिंगल लाइन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश लिखते हैं, सिंगल लाइन के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है? आइडेंटिफायर है यूनिक। आइडेंटिफायर का डेफिनेशन पहले से जानते हैं आप लोग। यूनिक नेम ऑफ आइडेंटिफायर, यूनिक नेम ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल के यूनिक नेम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। और आइडेंटिफायर नेम क्या हो सकता है? डिजिट से तो स्टार्ट नहीं होता, बाद में डिजिट हो सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता। ये भी डिजिट से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो और स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। विच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है? तो ये एंड क्या है? एड्रेस ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस। फाइल यानी कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सी प्लस प्लस में? डॉट सी पी पी होता है। डॉट सी पी पी इसका सही आंसर होगा। डॉट सी पी पी, और सी के लिए होगा डॉट सी। जावा के लिए डॉट जावा, और डॉट पी वाई होता है, पाइथन के लिए होता है। तो कुछ इस तरह से ये एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू आउटपुट डाटा टू कंसोल इन सी प्लस प्लस। आउटपुट के लिए कौन सा यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा यूज होगा वो आउटपुट के लिए कंसोल में, यानी कि स्क्रीन में आउटपुट के लिए? तो देखेंगे कि ये सी में यूज होता है, ये प्रिंटफ का यूज होता है। यहाँ पर सी प्लस प्लस का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप यहाँ पर सही आंसर टिक करेंगे। ये बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग हेडर फाइल इन इज नेसेसरी फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए कौन सा हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है? तो कौन सा हेडर फाइल है? इसमें से है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये इसका सही आंसर होगा, है ना। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। सी प्लस प्लस में पूछा गया। अगर सी में होता है ये क्वेश्चन तो ये होता है studio.h।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट फंडामेंटल डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ये जो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा फंडामेंटल डाटा टाइप नहीं है। फंडामेंटल डाटा टाइप जो बेसिक डाटा टाइप जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो ये एरे बेसिक डाटा टाइप नहीं है, ये ड्रैब डाटा टाइप है, यानी बेसिक डाटा टाइप से बना हुआ डाटा टाइप है। तो ये ड्रैब डाटा टाइप है एरे। विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर इन सी प्लस प्लस। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है डबल या फ्लॉट, है ना। फ्लॉट का यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लॉट का। तो फ्लॉट इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंटीजर डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। इंटीजर डाटा टाइप का साइज क्या होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा। इंटीजर डाटा टाइप का साइज क्या होता है। इंटीजर डाटा टाइप जो होता है उसका साइज क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 बाइट्स। इसका सही आंसर होगा 4 बाइट्स होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर मतलब इसका करेक्ट आंसर ये होगा 4 बाइट्स होगा। इसका तो नेक्स्ट जो है, विच ऑफ फ्लोइंग इज यूज टू डिफाइन द कॉन्स्टेंट इन सी प्लस प्लस। कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने की कौन सा इसमें से कौन सा मतलब यूज होता है, कौन सा कीवर्ड्स है यहाँ पर। तो कौन सा कीवर्ड्स का यूज होगा कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिक्लेयर एन वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम को कैसे डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस में। तो वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, पहले डाटा टाइप लिखना होता है और फिर लिखना होता है यहाँ पर नेम। तो इंट ये डाटा टाइप है और डाटा टाइप के साथ लिखना होता है यहाँ पर नेम, यानी कि नेम कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नेम की जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है। तो डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में कंडीशन को चेक करता है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप किसको कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप में आता है फॉर लूप और वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप और फॉर लूप ये दोनों को हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं और उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, डू व्हाइल लूप को। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक्ड। यानी कि कौन सा पार्ट में टर्मिनेशन कंडीशन चेक किया जाता है। खास करके कंडीशन चेक किया जाता है कौन सा पार्ट। 3 पार्ट होता है ये फॉर लूप में, यानी कि 1 2 3 इस तरह से। तो कौन सा पार्ट में कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन को चेक करने के लिए सेकंड पार्ट में कंडीशन चेक किया जाता है। सेकंड पार्ट में कंडीशन को चेक किया जाता है। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज द एस्केप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एस्केप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है इनमें से। एस्केप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सी नंबर क्या होगा, एस्केप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होगा। व्हिच टाइप इज द बेस्ट सुटेड फॉर द रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू। यानी कि इसमें से कौन सा मतलब बेस्ट सूट करता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स में होगा तो वो भी एक लॉजिकल वैल्यू हो गया। तो इसमें इसका सही आंसर होगा बुलियन, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें से कौन कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि इसमें स्टेटमेंट को कंट्रोल करने का काम नहीं होता। इफ इल्स में तो होता है, स्विच केस में भी होता है, लूप में भी होता है। तो क्लास इसका सही आंसर होगा डी इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड। इसमें से कौन सा मतलब इसका जो आउटपुट होगा इसमें से कौन सा सही आउटपुट होगा। तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ x = 10 और x greater than 5, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। x की जगह पर 10 है वैल्यू, 10 greater than 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये हेलो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। नहीं तो वर्ल्ड प्रिंट करता, नहीं तो क्या होता है वर्ल्ड प्रिंट करता, नहीं तो क्या होता वर्ल्ड प्रिंट करता। ठीक है, हेलो प्रिंट करेगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हेलो होगा, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के लिए कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है। व्हाइल लूप के लिए कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है। तो व्हाइल लूप के लिए कौन सा करेक्ट सिंटैक्स होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप लिखने के बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन
करके फिर स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? 23 का होगा बी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड, यानी इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसमें से जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। तो 1 जो यहाँ पर स्विच केस में जो x जो वेरिएबल है इसमें जो 1 वैल्यू स्टोर है, इसी के अकॉर्डिंग ये मैच करेगा केस के साथ। तो यहाँ पर 1 जो मैच करेगा तो 1 प्रिंट करेगा। लेकिन ये तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक एक रूल होता है कि यहाँ पर ब्रेक लिखने का होता है, इस तरह से ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ है, अगर ब्रेक लगा हुआ होता तो सिर्फ 1 प्रिंट करता। अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 1, 2 और डिफ़ॉल्ट ये सब प्रिंट करेगा, ये सब प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ये 1, 2 डिफ़ॉल्ट, यानी कि इस तरह से ये प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर मतलब 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। विच ऑफ फ्लोइंग कीवर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्विच केस स्टेटमेंट? स्विच केस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज़ किया जाता है? तो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? तो x इक्वल टू 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 10, और यहाँ पर x माइनस माइनस होगा। तो माइनस माइनस अगर यहाँ पर है तो एक बार माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो अगर यहाँ पर 9 होता है तो 9 ग्रेटर देन 7, तो तभी ये कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। तभी कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। तो इस तरह से ये कौन सा मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो ये 10 प्रिंट करेगा। एक बार क्या करेगा? एक तो 10 प्रिंट करेगा, इसका माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को प्रिंट करेगा, 8 तक प्रिंट करेगा, यानी कि 10, 9, 8 तक प्रिंट करेगा। 7 को प्रिंट नहीं करेगा। जब यहाँ पर 7 होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लूप व्हिच लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी कि व्हिच नेस्टेड लूप इन नेस्टेड लूप एंड व्हिच लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी कौन सा लूप पहले मतलब एग्जीक्यूट होगा? नेस्टेड लूप में क्या होता है कि एक लूप के अंदर में और एक लूप होता है। जैसे यहाँ पर फॉर लूप है, तो फॉर लूप जैसे ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है यहाँ पर, तो एक मैन ये लूप हो गया, और उसके बाद फिर एक लूप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, है ना? तो इस तरह से लूप के अंदर में लूप होता है। तो उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसमें से कौन सा लूप पहले एग्जीक्यूट होगा? तो आउटर वाला जो लूप है ना, जो पहले जो लूप है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, व्हिच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग फंक्शन इन C++? व्हिच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग फंक्शन इन C++? कौन सा हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है स्ट्रिंग फंक्शन के लिए? तो कौन सा हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है? हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच होता है, स्ट्रिंग नाम का जो हेडर फाइल होता है उसी का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिंग नाम का जो हेडर फाइल होता है ना, स्ट्रिंग, जैसे कि VS कोड में आप रन करेंगे प्रोग्राम तो वहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग लिखेंगे तो होगा इस तरह से हैज़ इंक्लूड, और इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे। यहाँ पर डॉट एच लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप टर्बो C++ में रन करते हैं प्रोग्राम तो वहाँ पर डॉट एच का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर यानी कि VS कोड में यूज़ नहीं करना पड़ता। तो VS कोड में आप इस तरह से इसका स्ट्रिंग अगर यहाँ पर लिख देंगे तो काम हो जाएगा आपका, यानी कोई भी फंक्शन, यानी कि स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग इन C++? स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ में से? तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कैर लिखा हुआ str और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज क्या हुआ, यानी कि स्ट्रिंग एरे बन गया, और इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर हेल। तो ये एक ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन है स्ट्रिंग str और फिर लिखा हुआ हेल, फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग और इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही डिक्लेरेशन है स्ट्रिंग के लिए? कौन सा सही डिक्लेरेशन है स्ट्रिंग के लिए खास करके?
तो स्ट्रिंग के लिए कौन सा सही डिक्लेरेशन होगा, तो ये होगा यहाँ पर होगा ये स्ट्रिंग के लिए जो सबसे जो करेक्ट डिक्लेरेशन होगा तो वो होगा बी, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। तो इसमें इस तरह से पिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन C++। लेंथ को फाइंड करने के लिए, स्ट्रिंग में लेंथ को फाइंड करने के लिए कौन सा इसमें से यूज होता है, इसमें से जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा है। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए strlen फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कनकेट टू स्ट्रिंग इन C++। कनकेटिनेट यानी कि कनकेट कैसे करते हैं, यानी कनकेट करना मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। दो स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कनकेट करना कहते हैं। तो कनकेट कैसे करते हैं, तो यूजिंग strcat फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कनकेट करते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि 31 का जो सही आंसर है। अच्छा, इसमें भी कनकेट करते हैं, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, प्लस ऑपरेटर की मदद से भी जोड़ सकते हैं स्ट्रिंग को। इसके बाद अपेंड भी कर सकते हैं, इसका भी यूज करके भी स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर डी होगा। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी सभी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, यानी दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। Which फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन C++। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो strcmp ये इसका सही आंसर है। What is the next index? What is the index of the first element in C++ array? C++ array में कौन सा फर्स्ट इंडेक्स होगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स के लिए कौन सा मतलब इसमें से होगा, तो 0 होता है फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि जो भी इंडेक्स होता है एरे में, तो एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of following correctly declares an array of the 10 integer। यानी कि 10 इंटीजर को अगर हम लोग को अगर डिक्लेयर करना है तो कैसे हम लोग एरे में मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इंट पहले लिखेंगे डेटा टाइप को, फिर यहाँ पर एरे नेम देंगे और फिर एरे का साइज। इस तरह से ये सही आंसर होगा 34 का, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड। इसमें से कौन सा आउटपुट होगा, ARR2 लिखा हुआ, यानी 2 इंडेक्स में। यहाँ पर इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो 2 इंडेक्स में क्या होगा, 2 इंडेक्स में होगा 3 होगा, तो इसका सही आंसर होगा 3। तो 3 इसका सही आंसर है 35 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which of following statement is true about the array in C++। एरे के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो एरे कैन होल्ड द डिफरेंट डेटा टाइप, एरे साइज मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय कांस्टेंट, एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ये तो नहीं होगा। एरे साइज इज फिक्स एट रन टाइम, रन टाइम में ये एरे का साइज फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो है बी। बी इसका क्या है, सही आंसर है। तो इसमें है एरे साइज मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय कांस्टेंट, यानी कि फिक्स करना पड़ता है एरे के साइज को, तो ये इसका सही आंसर है यहाँ पर। 37 का which of following is the correct way to access the last element of an array ARR of size n। यानी कि इसमें क्या होता है कि लास्ट एलिमेंट को अगर सर्च एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या मतलब कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो सही तरीका क्या हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर जैसे कि यहाँ पर 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 5 एलिमेंट है, इस तरह से यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अगर इसको हम लोग लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर तो इंडेक्स इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। और लास्ट एलिमेंट यानी कि इसका साइज क्या है, साइज है इसका 5 साइज है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें -1, 5 में -1 करेंगे तो फिर 4 इंडेक्स जो है ना, ये वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, n, माना कि ये साइज जो है ना n वैल्यू है, ये n वैल्यू है n-1, तो n-1 करना पड़ेगा। इसका जो 37 का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 which of following correctly initialized 2D array। 2D array को करेक्टली यानी कि सही तरीके से इनिशियलाइज करने के लिए इनमें से कौन सा मतलब सही तरीका होगा इनिशियलाइज करने के लिए। तो इनिशियलाइज करने के लिए तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट आपको रो और कॉलम दोनों डिफाइन करना होता है सबसे पहले, और रो और कॉलम को डिफाइन करना होता है। तो रो और कॉलम तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रो है, एक कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर तो रो कॉलम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो को डिफाइन कर दिया, कॉलम एक
कम से कम सेकंड वाला को मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ सेकंड वाला को नहीं किया हुआ, तो ये इसका सही आंसर जो होगा ये ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 38 का ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए कौन सा सही मतलब इसमें से कौन सा सही होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि एक सिंगल कोट्स के साथ, सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के साथ इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं इसको, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स डज द कैर डाटा टाइप टाइपिकली ऑक्यूपाई इन सी प्लस प्लस। यानी कि ये पराया कौन मतलब कितना साइज कैर डाटा टाइप ऑक्यूपाई करता है। तो कैर डाटा टाइप यानी कि 1, अगर ए लिखते हैं तो ए आपके कंप्यूटर में जो साइज ऑक्यूपाई करता है वो 1 बाइट का करता है, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर ए। कैरेक्टर ए का आस्की वैल्यू क्या होगा। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसमें क्या होता है, कोड डिसाइडेड है, यानी कि सभी जो यहाँ पर ए से लेके जेड तक जो कैरेक्टर है इसका कोड डिसाइडेड है। और जैसे कि ए से लेके जेड तक कैपिटल वाला ए से लेके जेड तक के लिए होता है 65 से लेकर होता है 90 तक, 65 से लेकर होता है 90 तक होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। और स्मॉल वाला ए से लेकर स्मॉल वाला जेड तक होता है 97 से होता है 122 तक, और 0 से लेकर 9 तक के लिए होता है, 0 का होता है 47 और 9 का होता है 57, तो इस तरह से होता है। 1 का हो जाएगा 48, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पर ए का क्या होता है, आस्की कोड ये होता है 65। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डज द एस्केप सीक्वेंस /n रिप्रेजेंट इन सी प्लस प्लस। /n का यूज़ क्या है, न्यू लाइनिंग के लिए होता है, लाइन को चेंज करने के लिए /n का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अ डिजिट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अगर डिजिट कैरेक्टर है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। हाउ डू यू चेक इफ अ कैरेक्टर इज डिजिट, अगर कैरेक्टर में डिजिट है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इसमें इसका जो सही तरीका होता है चेक करने के लिए फंक्शन होता है, वो होता है IS डिजिट, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which library is required to use the character function like to upper and to lower in C++। कौन सा मतलब जरूरी होता है, which library is required, बोले कौन सा लाइब्रेरी जरूरत होता है यूज द कैरेक्टर फंक्शन को यूज करने के लिए, टू अपर और टू लोअर का यूज करने के लिए। तो इसका यूज होता है CC टाइप, यानी कि ये कैरेक्टर टाइप का डाटा में टास्क परफॉर्म करता है, कैरेक्टर टाइप का, यानी टू लोअर और टू अपर का यूज। टू अपर जैसे लिखा हुआ टू अपर, तो टू अपर का काम होता है स्मॉल लेटर को, स्मॉल एक सिंगल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करने का, और टू लोअर का काम होता है पहले से जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जो CC टाइप क्या होता है, ये हेडर फाइल है कैरेक्टर टाइप का डाटा में टास्क परफॉर्म करने के लिए। कैरेक्टर टाइप का फंक्शन में अगर टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हेडर फाइल डिफाइन करना पड़ेगा आपको, CC टाइप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फंक्शन। इसमें से कौन सा कैरेक्टर फंक्शन नहीं है। IS अल्फा, IS डिजिट ये तो है, IS अल्फा भी है, IS लोअर, IS प्राइम, तो इसमें से कौन सा नहीं है। IS कौन सा मतलब इसमें से कौन सा नहीं है मतलब कैरेक्टर फंक्शन, तो ये IS प्राइम 45 का होगा, IS प्राइम, यानी कि ये नहीं है, ये ऐसा फंक्शन नहीं होता है, तो ये है नहीं। तो IS लोअर भी होता है, ये लोअर केस को चेक करने के लिए होता है। IS डिजिट भी होता है, डिजिट को चेक करने के, अल्फ़ाबेट को चेक करने के लिए, तो इस तरह से होता है। ये फंक्शन कैरेक्टर फंक्शन है और IS प्राइम कैरेक्टर फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द OOP स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो 46 का ए इसका सही आंसर है। which features of the OOP indicates the code reusability। इसमें से कौन सा फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर्स ऐसा है जो कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं हम। इसमें से है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास को बना सकते हैं, दूसरी क्लास से तीसरा क्लास भी बना सकते हैं, और सिमिलर टाइप के कोड को आप मल्टीपल क्लास में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 47 का, तो वो होगा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें से कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसमें कंपाइलेशन ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ये इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये है, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा 48 का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज अ क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है? तो क्लास क्या है? एक डेटा टाइप है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट है। तो ये फंक्शन तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं है। ये क्या है? डेटा टाइप है। ये कैसा डेटा टाइप है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप है, लेकिन कैसा डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मेरे और आपके द्वारा डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप है। हाउ डू यू डिक्लेयर अ क्लास इन सी प्लस प्लस? हाउ डू यू डिक्लेयर अ क्लास इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो क्लास कीवर्ड लिखना होता है, इसके बाद क्लास नेम देना होता है। क्लास नेम देने के बाद आप क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना होता है। यानी कि क्लास कीवर्ड लिखना होता है, इसके बाद क्लास नेम लिखना होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। यहाँ क्लास कीवर्ड में आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सिमिलर लग रहा होगा देखने में, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ तो ये होगा नहीं, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ तो ये इसका सही आंसर होगा 50 का ए। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर ऑफ क्लास। यानी क्लास मेंबर के लिए कौन सा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है? एक्सेस स्पेसिफायर 3 होता है, एक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। ये तीनों में से कौन सा डिफॉल्ट होता है? डिफॉल्ट होता है प्राइवेट। प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट क्या है? अ एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या वेरिएबल और फंक्शन। तो वेरिएबल तो नहीं होगा, ये फंक्शन भी नहीं होगा। तो इसमें से क्या होगा? दोनों में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या होगा? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, इंस्टेंस ऑफ क्लास होगा। हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट यानी कि कैसे करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं क्लास में? तो क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्लास नेम लिखिए और ओबीजे लिख दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम लिख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा ए। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज पर्पस ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर यानी ये क्या करता है? एक्सेस करने के लिए, यानी एट्रीब्यूट या वेरिएबल को क्या करता है वो वहाँ पर फंक्शन या वेरिएबल को क्या करता है? वो अलाउ करता है एक्सेस, यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस होगा या नहीं होगा। एक्सेस स्पेसिफायर का यही काम है, टू डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास मेंबर, टू इम्प्रूव द टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा इसमें से? इसमें से चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा टू डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग विजिबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आउटसाइड ऑफ क्लास भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर आप पब्लिक एक्सेस मोड लगाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या होता है सी प्लस प्लस में? अ वे टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि पहले से जो मौजूद क्लास उसमें एक क्लास से दूसरे क्लास का बनाना होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है यही, है ना। अ वे टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेस, ये सब होगा नहीं। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टाइप कौन नहीं है? इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सर्कुलर इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्कुलर इनहेरिटेंस। ऐसा सर्कुलर इनहेरिटेंस नहीं होता है, टाइप नहीं है ये इनहेरिटेंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस इफ ए इज अ बेस क्लास, यानी ए क्या है? एक बेस क्लास है। बेस क्लास जो सबसे ऊपर रहता है, तो इस तरह से ये बेस क्लास है। क्लास बी इज ड्राइव्ड क्लास, यानी क्लास बी क्या है? क्लास बी है ड्राइव्ड क्लास। एंड व्हाट कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, यानी कौन सा कीवर्ड यूज होगा मतलब इनहेरिट करने के लिए? इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए से इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज होगा? इसमें से कौन सा कीवर्ड का यूज होगा? तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 57। तो इसमें कौन सा कीवर्ड का यूज होगा, मतलब कौन सा कीवर्ड्स का यूज होगा इनहेरिट करने के लिए क्लास को, है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास पर इनहेरिट करने के लिए। तो इसमें जो कीवर्ड यूज होगा वो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा या प्रोटेक्टेड होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो इसका यूज, तीनों का यूज करके हम लोग ये वाला टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इनटू एन इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए से क्लास बी का बनना। तो तभी बनेगा ना जब हम लोग यहाँ पर पब्लिक ये एक्सेस मोड लगाएंगे। तो एक्सेस मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एबिलिटी टू क्रिएट द मल्टीपल क्लासेस, एबिलिटी टू रीडिफाइन द मेथड्स इन डिराइव्ड क्लास। मेथड्स का मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन कर देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स, यानी कि एबिलिटी टू टेक्स मैनी फॉर्म्स। इसका सही आंसर होगा ये, द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या होगा? इसमें मतलब एक ही फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके क्या होता है? एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स। इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का इनमें से कौन सा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कौन सा इसमें से है? इसमें से कौन सा होगा, यानी इसमें इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि वर्चुअल फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन होता है। इसका सही आंसर होगा वर्चुअल फंक्शन। तो क्वेश्चन वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा इसमें नहीं होगा वर्चुअल, इसमें होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जांपल्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होता है इसमें, है दो पार्ट होता है इसका, दो टाइप्स होता है। एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, और दूसरा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। याद रहे कि फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होता, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what keyword is used to define the function and that can be overridden in a derived class। यानी कि कौन सा कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जब ओवरराइड किया जाएगा एक डिराइव्ड क्लास में। यानी एक क्लास से जो दूसरा क्लास बनता है तो दूसरा क्लास में ओवरराइड किया जाएगा। यानी एक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? दूसरी क्लास में ओवरराइड करेंगे। तो कौन सा कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा? वो कीवर्ड है वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस में? एब्स्ट्रैक्शन तो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग द ओनली फंक्शनलिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? ग्रुपिंग डाटा एंड फंक्शन टुगेदर यूजिंग द मल्टीपल क्लासेस और नॉन ऑफ द अबव। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से होगा हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ इसेंशियल डिटेल्स को दिखाता है और बाकी सारा डिटेल्स को हाइड करके रखता है। एब्स्ट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर ए है 61 का। और 62 क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज द टर्म डाटा हाइडिंग रिफर्स टू इन सी प्लस प्लस। तो इसमें डाटा हाइडिंग का मीनिंग क्या होता है, इसलिए क्या बताता है? तो सॉर्टिंग डाटा इन हिडन फाइल्स। यानी कि ए नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ गया है। preventing access to class member from the outside the class and using public access specifier, none of the above। यानी preventing class to access the member from the outside the class क्या होगा? डाटा हाइडिंग का मीनिंग क्या होता है? या स्टोरिंग डाटा इन द हिडन फाइल्स, या यूजिंग द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा डाटा हाइडिंग के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए होगा ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा प्रिवेंटिंग एक्सेस टू क्लास मेंबर। क्लास मेंबर क्या हो सकता है? इसको एक्सेस नहीं कर सकता है फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। यानी कि इसको ये हाइड हो जाएगा तो ये एक्सेस कैसे कर सकेगा? एक्सेस होगा ही नहीं, है, यानी कि एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 62 का बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस।
व्हाट हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर फाइल हैंडलिंग इन C++। फाइल हैंडलिंग में कौन सा हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें से IO स्ट्रीम है, तो इसका तो उपयोग नहीं किया था। यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में स्पेशली जो यूज किया था F स्ट्रीम का यूज़ किया था, तो इसका सही आंसर होगा F स्ट्रीम। इसका तो व्हाट मोड इज़ यूज टू ओपन फाइल फॉर द बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग करने के लिए फाइल में हम लोग कुछ रीड भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं कुछ, तो उसमें से कौन सा मोड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका सही आंसर होगा डी इसका सही आंसर है। रीडिंग और राइटिंग मोड के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग मोड के लिए दोनों यूज किया जाता है, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए जो ऑप्शन यूज किया जाता है, वो जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है ए, यानी गेट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 65 तक, यानी कि इसमें टोटल 1 से 65 तक, यानी कि ये 65 क्वेश्चन है इसमें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ जो चैप्टर है आपके सिलेबस में क्लास 12th के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए, देखिए, और वीडियो को मतलब पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है इसमें, है ना, तभी पूरा समझ में आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कि ये PDF हम आपको पिन कर देंगे, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसको PDF को पिन कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आंसर इस तरह से प्रोवाइड करती हैं, यहाँ से भी आप आंसर को देख सकते हैं, तो सभी आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपके दोस्त जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं कि ये चैनल है, इस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है कंप्यूटर साइंस का, तो उसको ज़रूर बताइए, उसको शेयर कीजिए लिंक को। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं एक इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए